हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं स्टार पैटर्न का 10वां पैटर्न। ये सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोगों ने पिछले 9 लेक्चर्स में कुछ अलग अलग स्टार के पैटर्न्स बनाना सीखे थे। स्टार के पैटर्न बनाने के लिए अगर आपने ये पहली बार देख रहे हैं तो स्टार पैटर्न 1 वाला प्रोग्राम ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि बेसिक स्केलेटन कैसे लिखना है। तो मैं पहले तो वो बेसिक कोडिंग करूँगा जो कि बेसिक स्केलेटन है, फिर इस शेप को हम प्रिंट करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मेन फंक्शन बनाता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर मुझे 2 वेरिएबल्स बनाने हैं, आई और जे, जो रो कॉलम को डिनोट करते हैं। इसके बाद मुझे एक लूप लगाना है। लूप में आई की वैल्यू 1 से लेकर स्टार्ट करना है और ये मुझे नहीं मालूम कि आई की वैल्यू कहाँ तक जानी है, ये मुझे पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टिप क्या है, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, मैंने कहा एक बेसिक कोड तो आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, जिसको मैं बोल रहा हूँ बेसिक स्केलेटन। पहले मैं वही बताऊँगा कि वो बेसिक स्केलेटन क्या है। उसके बाद मुझे ये जो बेसिक स्केलेटन लिखना है, इसमें 2-3 जगह बस फेर बदल करने होते हैं और पूरा प्रोग्राम हर बार एक जैसा बनता है, चाहे शेप कोई सा भी हो। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है ये मुझे सोचना पड़ रहा है। अब ये सोचने के लिए भी मैंने फॉर्मूला बनाया है 4 स्टेप का। आप ये 4 स्टेप करिए, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये 4 स्टेप कौन सी हैं? सबसे पहली स्टेप ये है कि जो भी शेप आपको प्रिंट कराना है, आप सबसे पहले उसका डायग्राम अपनी कॉपी पे बना लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है और अब मैं पहली स्टेप करने वाला हूँ। पहली स्टेप में डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको ड्रॉ करनी होती हैं लाइंस। कैसी लाइंस? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, ये पूरे शेप पर मैंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं और इसी प्रकार से अब मैं वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ करूंगा। देखिए, ये वर्टिकल लाइंस होगी। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि मुझे लूप कितनी बार चलाना है। ये मेरी 4 स्टेप्स में से पहली स्टेप है। तो स्टेप 1 में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके एक रेक्टेंगुलर रीजन स्पेसिफाई कर दिया है, जिसमें कि कुछ जगह पर स्टार प्रिंट हो रहा है और कुछ जगह पर स्पेस प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर आई की वैल्यूज लिखेंगे जो कि रो नंबर को डिनोट करेगा। आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक, इसी तरीके से कॉलम्स को भी हम डिनोट करेंगे जो कि जे की वैल्यूज होंगी। 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ओके, ये मेरी स्टेप नंबर 1 हो गई है। अब इससे मुझे पता चल रहा है आई की वैल्यू 7 तक जा रही है और जे की वैल्यू भी 7 तक जा रही है, मतलब रो 7 है और कॉलम भी 7 है। तो जो कोडिंग में कर रहा हूँ उसमें मुझे आई की वैल्यू जो कि रो को डिनोट कर रही है 7 तक लेके जाना है और फिर आई प्लस प्लस। ये एक लूप चला है। इस लूप की बॉडी में बनाता हूँ। इसके अंदर मैं एक और लूप लगा रहा हूँ जो j की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। j लेस देन इक्वल टू, ये भी 7 है, कॉलम को डिनोट कर रहा है j, तो कॉलम भी 7 है। तो ये मैंने कर दिया। मैं इस प्रोग्राम को जनरलाइज भी करके बताऊंगा, यानी अभी हमने जो शेप मान के चल रहे हैं उसमें 7 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर हम यूज़र से पूछें कि कितनी रो वो प्रिंट करना चाहता है तो हम वो भी करेंगे, लेकिन जनरलाइज बाद में करेंगे। मेरा हमेशा कहना है कि अगर आपको जनरलाइज करने में दिक्कत जाती है तो आप एकदम से जनरलाइज करने की कोशिश ना करें। आप पहले सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई स्पेसिफिक वैल्यू मान लीजिए रोज़ की, और उसके हिसाब से पहले उस पैटर्न को बनाइए और जब बन जाए तो उसको जनरलाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने कोडिंग में इतना कर दिया है और इस फॉर लूप के अंदर मैं लिखूंगा एक इफ़, कोई कंडीशन होगी, कंडीशन ट्रू होने पर मैं प्रिंट करने वाला हूँ स्टार। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मुझे प्रिंट करना होगा स्पेस। ठीक है, और जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा अंदर वाला, तब मैं एक और प्रिंट एफ लिखूंगा जिससे कि लाइन चेंज होगी, ताकि हर बार नई लाइन से प्रिंटिंग स्टार्ट हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेसिक स्केलेटन हमारा तैयार हो गया। इसी को मैं बोलता हूँ बेसिक स्केलेटन। अभी ये चलेगा नहीं क्योंकि मैंने इफ़ में कंडीशन नहीं लिखी है, और कंडीशन क्या लिखनी है इसी के लिए मुझे
बाकी की स्टेप्स भी करनी है। अभी मैंने स्टेप नंबर 1 करी है, अब मैं स्टेप नंबर 2 करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो आई और जे की वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा लिखते हैं। मैं आई और जे की सिर्फ वही वैल्यूज़ लिखूंगा जिस पर कि स्टार प्रिंट होना है। देखिए, आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू होनी चाहिए 4। देखिए आप, जब आई 1 है तो जे कितना है, 4 है। मैं सिर्फ वो वैल्यूज़ लिख रहा हूँ जिन पर कि स्टार प्रिंट होना चाहिए। तो जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 3, 4, 5 हो सकती है, और जब आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5 या 6 हो सकती है। इसी तरीके से अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हो सकती है। जब 5 है आई की वैल्यू तो जे की वैल्यू 2, 3, 4, 5 एंड 6 हो सकती है, और जब आई की वैल्यू 6 है तो जे की वैल्यू 3, 4 या 5 होगी। 7 होने पर 4। तो ये हमने स्टेप नंबर 2 कर लिए। स्टेप नंबर 2 इसलिए की है कि हम स्टेप नंबर 3 कर सकें। स्टेप नंबर 3 में इसी बात को दोहरा के लिखा जाएगा, यानी आई और जे की वैल्यू में एक बार फिर लिख रहा हूँ। देखिए, आई और जे की वैल्यूज़ एक बार फिर लिखी जा रही है, लेकिन इस बार मैं थोड़ा स्मार्ट वे में लिखूंगा। देखिए, मैंने सबसे पहले आई की वैल्यूज़ लिख ली 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखिए, जब जब आई की वैल्यू 4 है तो जे की क्या वैल्यूज़ हैं 1 से 7 तक। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लॉजिकल एंड जे लेस देन इक्वल टू 7। मतलब जे की वैल्यू 1 से 7 की रेंज में होगी, इंक्लूडिंग 1 एंड 7। अच्छा, आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6। आप देखिए, टैली करिए। इसी तरीके से जब आई की वैल्यू 5 होगी तब भी जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 होगी। जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 होगी। सिमिलरली जब आई की वैल्यू 6 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। ठीक है, जब आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है, क्योंकि केवल 4 पे ही ट्रू होना चाहिए। इसी तरीके से आई की वैल्यू जब 7 है तो जे की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड जे की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4। अब इस चीज़ को मुझे जनरलाइज करके लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जे, ये स्टेप नंबर 4 कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा एंड जे लेस देन इक्वल टू। अब यहाँ क्या लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको जनरलाइज करने में थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आई की वैल्यू क्या हो तो जे की वैल्यू, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो देखिए, आई की वैल्यू जब 1 है तो 4 आना चाहिए और 2 है तो 3 आना चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस आई, 5 माइनस आई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आई की वैल्यू 2 है तो ये 3 हो जाएगा। देखो, आई की जगह 2 रख के देखो, 5 माइनस 2 3 होता है। आई की वैल्यू जब 3 है तो देखो 5 माइनस 3 2 होता है, यस 2 आ गया। फिर आई की वैल्यू अगर 4 है तो 5 माइनस 4 1 होता है। तो देखिए, जब 4th रो है तो जे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तक जाएगी। लेकिन जब आई की वैल्यू 5 है तो ये 0 हो जाएगा ना, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 चाहिए हमें।
तो मैं यहाँ पे एक अलग ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ के। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, के नाम का एक वेरिएबल बना लिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3 + k। नाउ व्हाट इज के? आई की वैल्यूज़ के साथ के की वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। मतलब ये, मैं यहाँ पे एक और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। तो के वेरिएबल की वैल्यूज़ क्या होंगी? जब आई 1 होगा तो के भी 1 होगा, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, लेकिन 5 पे 3, फिर 2, फिर 1। तो के की वैल्यूज़ इस तरीके से घट बढ़ रही है। तो अगर ऐसा हो जाए तो ये कितना सिंपल हो जाएगा। तो हमें एक के नाम का वेरिएबल और बनाना पड़ेगा। तो चलिए के नाम का वेरिएबल और बनाते हैं। तो ये रहा के वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ j > 5 - k एंड j <= 3 + k, ठीक है। अब k की वैल्यू कैसे हम चेंज करेंगे? i के चेंज होने से k की वैल्यू चेंज होती है। जब i 1 है तो k भी 1 है, जब i 2 है तो i और j की वैल्यूज़, i और k की वैल्यूज़ रिलेटेड है। तो जब i चेंज होगा तो k भी चेंज होगा, है ना। k तो हर बार क्या होना चाहिए? इंक्रीमेंट? नहीं। अगर k की वैल्यू हर बार इंक्रीमेंट होगी तो 4 के बाद 5, 6, 7 ऐसा हो जाएगा। जबकि हम क्या चाहते हैं, i की वैल्यू 4 तक तो k की वैल्यू भी i के बराबर ही चलती रहे, यानी i बढ़ता है तो k भी बढ़े। लेकिन जब i 4 से आगे निकल जाता है तो k की वैल्यू घटना चालू हो जाए, यानी आधे तक तो k बढ़े और आधे के बाद कम हो जाए। तो जब तक, मैं ऐसे लिखता हूँ, जब तक i <= 4 है, ठीक है, तब तक k बढ़ता रहे, वरना k घट जाए। अच्छा, लेकिन i k में शुरुआत में वैल्यू क्या है? शुरुआत में रख लीजिए 0। 0 क्यों? क्योंकि जब i की वैल्यू 1 होगी और ये लूप पहली बार चलेगा तो अंदर आते ही 1 <= 4 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू 1 है शुरुआत में। अब k में इंक्रीमेंट करेंगे। k में इंक्रीमेंट क्यों करेंगे? k की वैल्यू 0 थी, इंक्रीमेंट होगी तो 1 हो जाएगी। 1 ही तो चाहिए मुझे सबसे पहले, क्योंकि i 1 है तो k भी 1 हो जाना चाहिए। फिर अगली बार i की वैल्यू 2 होगी तो k की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, i की वैल्यू 3 होगी तो k की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, 4 होगी तो 4 हो जाएगी। पर जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी तो k कम हो जाएगा, तो k उल्टा चलने लगेगा। अभी ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है, इसको जरा चला के भी देखें। ओके, आप देख सकते हैं जो शेप हम चाह रहे थे वो प्रिंट हो गया। लेकिन अब बारी है इसको जनरलाइज करने की। जनरलाइज करना मतलब यूज़र से हम पूछें कितनी रोज़ कितने कॉलम। तो होना ये चाहिए कि मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ रोज़। तो यूज़र से हम कहते हैं एंटर नंबर ऑफ रोज़। यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा स्कैनफ की मदद से हम इनपुट करा रहे हैं, और ये वैल्यू किस में चली जाएगी? रोज़ नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब रोज़ वेरिएबल में क्या है? अगर हम इसी एग्जांपल को समझें तो रोज़ वेरिएबल के अंदर आ चुका होगा 7 रोज़ यूज़र प्रिंट कराना चाहता है। आप देख सकते हैं यहाँ 7 रोज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 7 रोज़ हैं। तो अगर यूज़र ने 7 रोज़ बोली तो ऐसा शेप प्रिंट होना चाहिए। तो i वाला लूप भी 7 टाइम्स चलेगा और j वाला लूप भी 7 टाइम्स चलने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, कोडिंग में जहाँ 7 लिखा है ना वहाँ लिख देते हैं रोज़। जितनी रोज़ हैं उतने कॉलम, ठीक बात। ओके, अब क्या होना चाहिए? अभी यूज़र से, अच्छा लेकिन ये 5 लिखा हुआ है, आप ये भी देखिए, और ये 4 लिखा हुआ है, ये तो 7 के हिसाब से ही चलेगा। तो जितनी रोज़ हैं बाई 2 कर दें यहाँ, तो ये उसके हाफ की वैल्यू आ जाएगी। यस, तो यहाँ लिख देता हूँ रोज़ बाय 2। तो रोज़ अगर 7 है तो 7/2, ये तो 3 हो गया। ओहो, तो इसको क्या कर देना चाहिए? रोज़ +1। मतलब रोज़ अगर 7 है तो 7 + 1 8, 8/2, ठीक है। और ये क्या है? 5। मतलब एक और वेरिएबल ले लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। कैसा वेरिएबल? n।
n में क्या आएगा, देखिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, हमें मालूम है रोज़ कितनी है 7, ठीक है, रोज़ ये 7 है। अब मुझे निकालना है ये 4, तो मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ 2n-1, तो ये हो जाएगा n बराबर रोज़ प्लस 1/2। तो n की वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे ये रोज़ प्लस 1/2 नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि मैं ये इस जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, इस जगह पे लिखने वाला हूँ n। देखिए, पर n लिखने के लिए पहले मैं n के अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ। मैं लिखता हूँ रोज़ प्लस 1, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 से, ठीक है ना। ओके, अभी इसको चला के देखें, पर ये मैंने कहा 5 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। अब जैसे n की वैल्यू कितनी आ गई होगी 4, अगर रोज़ की वैल्यू 7 है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं n प्लस 1, क्योंकि 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये लिख देता हूँ n-1, ठीक है। अभी चलाऊँ, अब वो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज़, मैंने 7 एंटर किया, देखिए शेप आ गया। अभी लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, अभी मैंने जो नंबर एंटर किया था वो ऑड नंबर था, अभी मैं एक और ऑड नंबर एंटर करता हूँ, जैसे कि 15, तो अब देखिए शेप और बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैं इवन नंबर एंटर करूँगा तो क्या होगा, तो ज़रा एक बार चला के देखते हैं, इवन नंबर एंटर करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इवन नंबर एंटर करता हूँ 10, तो भी ये 10 रोज़ प्रिंट नहीं कर रहा है। देखिए कितनी रोज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज़ ही प्रिंट कर रहा है। तो अभी जैसा ये सिमेट्रिक दिख रहा है, या तो आप ऐसा ही चाहते हैं तो ये प्रोग्राम हमारा बन चुका है, क्योंकि 10 रोज़ अगर मैं बोल रहा हूँ तो इवन नंबर ऑफ रोज़ हो रही हैं, तो बीच में ये जो बड़ी रो दिख रही है ना, ये ऐसी नहीं दिखेगी, या तो ऐसी 2 रोज़ दिखेंगी बीच में। अब समझ रहे हैं ना कि अगर ये ऑड नंबर ऑफ रोज़ होंगी तो आधी इधर और बीच में एक, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ रोज़ होंगी तो आधी इधर और बीच में कुछ होगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको ये तय करना है कि आप ऐसा ही प्रोग्राम चाह रहे थे या नहीं, बीच में 2 इक्वल लेंथ की लाइंस दिखाई दे। अभी सबसे बड़ी लेंथ की एक ही लाइन है, पर 2 ऐसी लाइंस अगर देखना चाहते हैं और एग्जैक्टली 10 रोज़ आप देखना चाहते हैं तो अपन उसके हिसाब से चेंजेस कर रहे हैं, वरना आपका प्रोग्राम यहाँ पे हो गया है। तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ कि पहले ये चेक करता हूँ कि n की वैल्यू इवन है कि रोज़ की वैल्यू इवन है कि ऑड है, क्योंकि रोज़ की वैल्यू इवन है या ऑड है उस पर डिपेंड करेगा। यदि रोज़ की वैल्यू 2 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देती है तो इसका मतलब वो इवन है, और नहीं तो वो ऑड है। अगर वो ऑड है तो ये कोड चल जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी चल ही रहा था और जब मैंने ऑड नंबर से एंटर कर रहा था तो सही चल रहा था। अब इवन नंबर एंटर हुआ, जैसे 10 एंटर हुआ, तो क्या होना चाहिए। अब इसको सोचिए, तो हम ये करते हैं कि i की वैल्यू जब तक बराबर या छोटी है n से। अब आपने एक एग्जांपल लिया है, रोज़ मतलब 10, तो 10 प्लस 1 11/2 5, तो n में वैल्यू 5 है। तो जब तक 5 या 5 से कम है, जब तक 5 या 5 से कम है वैल्यू, तब तक क्या हो, तब तक k में इंक्रीमेंट होता रहे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैंने 10 बोला है, 10 रोज़ हैं, तो शुरुआत की 5 रो और आखिरी की 5 रो सिमेट्रिक होंगी, तो 5वीं और 6वीं रोज़ इक्वल लेंथ की होने वाली हैं। तो 5वीं रो तक ये इंक्रीमेंट होगा, मतलब जब i की वैल्यू बढ़ते बढ़ते 5 हो जाएगी, 5th रो की बात होगी, तो k की वैल्यू भी बढ़ के 5 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब i की वैल्यू बढ़ के 6 हो तो भी k की वैल्यू 5 ही रहनी चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ कंडीशनल ऑपरेटर लगाने की बजाय मैं लगाता हूँ इफ। तो इफ, और मैं यहाँ एक नहीं 2 इफ लगाता हूँ। देखिए एक और इफ लगाता हूँ। मैंने कहा था कि i की वैल्यू जब 5 है,
देखिए मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि आई की वैल्यू 10 तक जाने वाली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये चाहते हैं कि रो नंबर 5 और 6 इन दोनों पे इक्वल लेंथ प्रिंट हो। तो के की वैल्यू अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब 6 पे वो बढ़े नहीं, ये मैं चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा कि i लेस देन इक्वल टू 5, तो k इंक्रीमेंट हो रहा है, तो k की वैल्यू भी 5 हो रही है। और फिर मैं लिखता हूँ i ग्रेटर देन, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ n तो प्रॉब्लम क्या है, यानी i की वैल्यू 6 होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ नहीं 6 पे नहीं, 7 पे ट्रू, और उसके बाद k माइनस माइनस हो। तो एक वैल्यू मैंने बीच में स्किप कर ली। i की वैल्यू 5 है तब ये वाला ट्रू हो जाएगा, i की वैल्यू 6 है तो ना तो ये ट्रू होगा और ना नीचे वाला ट्रू होगा, पर i की वैल्यू 7 है तो ये नीचे वाला ट्रू हो जाएगा। तो 6 पे मैंने कोई चेंजेस करे ही नहीं के के अंदर, ऐसा कर दिया। अच्छा अभी करके देखें, चला के देखें। ये मैंने रन किया, अब वो पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ रोज, मैंने 10 एंटर किया, तो देखिए क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं बीच में जो 2 रोज हैं वो इक्वल लेंथ की हो रही हैं, ठीक है, आप ऐसा ही चाहते थे। अब मैं इसमें एक बार और रन करके थोड़ी और बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे मैंने एंटर किया 14, तो आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोग्राम डायमंड शेप प्रिंट कराने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस तरह के और प्रोग्राम्स हैं, हम अभी करते रहेंगे, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स करेंगे। अभी जैसे स्टार प्रिंट कर रहे हैं, इसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं। और ये प्रोग्राम क्योंकि मुझसे किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए मैंने बनाया है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर शेप में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं उसको भी शेड्यूल करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप मेरी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें www.mysirji.com। और इस वेबसाइट पे आप देखेंगे कि C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन सब के वीडियो लेक्चर्स हैं, पूरे कोर्स है वीडियोस के थ्रू। और आपको इस साइट में बहुत अच्छे से सीक्वेंस मिल जाएगा कि पहले कौन सा वीडियो देखना है, उसके बाद कौन सा वीडियो देखना है, और पूरा कोर्स सिस्टमेटिकली आप कवर अप कर लेंगे। इसके अलावा प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने के लिए एक्सरसाइज भी इसमें है, उसमें एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है और कैसे बनाना चाहिए वो भी बताया हुआ है। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, और हर दिन इसमें एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आप इस वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हैं तो हर दिन आपको एक नया कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा इस वेबसाइट की खास बात यह है कि ये पूरा मटेरियल हिंदी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लोगों के काम का हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये सब बनाया इसलिए कि खासतौर पे वो लोग जिनको इंग्लिश में समझ में आने में दिक्कत होती है और हिंदी में वो बेटर तरीके से समझ पाते हैं, तो उन लोगों तक मैं ये वीडियोस पहुंचाना चाहता हूं। लेकिन मैं इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कैसे पहुंचाऊं। अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं है इस तरह के चैनल के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में आप भी मेरा सहयोग करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है ये आपके काम के, तो ये बहुत लोगों के काम के। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ इन वीडियोस का, लेकिन मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ आप इसको अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, वेबसाइट का लिंक या इस वीडियो का लिंक आप URL से कॉपी कर लीजिए और इसको अपने फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर दीजिए। दैट्स इट। थैंक यू।